हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। 9 दिसंबर को सरकार के साथ होने वाली बातचीत से पहले किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। एक तरफ तो किसान भारत बंद को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। लेकिन इस बीच किसान आंदोलन पर सियासी राग भी चढ़ने लगा है। विपक्ष किसानों को समर्थन देने के बहाने सरकार को घेरने में जुटा है, तो वहीं सरकार भी विपक्ष पर वार करने में पीछे नहीं है। केंद्र सरकार के लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान डटे हुए हैं। सरकार के साथ वार्ता बेनतीजा रहने और तारीख पर तारीख मिलने के बाद अब 8 दिसंबर को किसान भारत बंद करेंगे। किसान संगठनों से जुड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वे हर हाल में भारत बंद करेंगे। हुई है, 2 बैठकें हुई हैं, कल भी और आज भी हो चल रही है बैठक। पूरे देश लेवल के सभी संगठनों की जो सदस्य हैं वो कल की बैठक में आए थे, वो उसमें तय हो चुका है कि पूरा भारत 8 तारीख को बंद होगा। और उसी की समीक्षा करने के लिए आज हमारी उसकी रूपरेखा तय करने के लिए पंजाब में कैसा हो, कहां कहां पर कैसे कैसे होना चाहिए, जैसे जैसे ड्यूटियां लगानी हम वाजिब समझते थे। भारत बंद के दौरान दिल्ली की ओर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को बंद के दायरे से बाहर रखा गया है। उधर 8 दिसंबर को बुलाए गए बंद से पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने लोगों से अपील की है कि वो एक दिन के भारत बंद में उनका सहयोग दें। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वो बंद के दौरान किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को नुकसान न पहुंचाए। साथियों, आपको पता है देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन चला हुआ है जो देश को बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं बल्कि देश का के हर वर्ग का है, क्योंकि देश का हर वर्ग इन कानूनों से प्रभावित होने वाला है। इसलिए इसका विरोध करने के लिए 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है। और सबसे हम अपील करना चाहेंगे कि ये आंदोलन शांतिपूर्वक रखना, कोई शरारती बीच में न आए। भारत बंद को लेकर एक तरफ किसान संगठन तैयारियों में है, वहीं दूसरी तरफ किसी भी तरह की अप्रिय घटना से रोकने के लिए प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। चंडीगढ़ में किसानों के भारत बंद को लेकर बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव ने की। इस बैठक में मुख्य सचिव और DGP समेत बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि आम जन को बंद के दौरान दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जिला अधिकारी हैं, उनको माननीय हमारे जो मुख्य सचिव महोदय हैं, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि इसको शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया जाए और आम जनों को कम से कम असुविधा हो, इस तरह से इसको मैनेज किया जाए। सभी संबंधित पक्षों से बातचीत की जाए, ये कहना। किसान भारत बंद करने के लिए तैयार हैं, तो वहीं प्रशासन ने भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए हैं। लेकिन इस बीच सियासत भी तेज हो चली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे और किसानों से मुलाकात कर उनकी मांगों को जायज बताते हुए समर्थन देने की बात। इस बीच तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने भारत बंद के मुद्दे को भुनाते हुए कहा कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं, सरकार को किसानों की मांगे माननी चाहिए। कड़ाके की ठंड में किसान आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार अपना तानाशाही का रुख अभी भी अपनाए हुए है। 8 तारीख को किसान भाइयों ने पूरा भारत बंद का ऐलान करा हुआ है और हम पूरी तरह से उनका समर्थन करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार को इन कृषि कानूनों को रद्द करके खत्म कर देनी चाहिए बात, लेकिन कमजोर करने की, इस आंदोलन को कमजोर करने की साजिश जो है वो पूरी तरह से रची जा रही है। किसानों से मिलने बहादुरगढ़ पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी
किसानों के मामले पर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार अपनी जिद छोड़े, किसानों के सब्र का इम्तिहान न ले। सरकार अपना जिद छोड़े, राजहट छोड़े और किसानों की मांगे माने। किसानों की जो मांग है उनको मानने में कोई सरकार का खर्चा भी नहीं लग रहा। वो तो एक जो है अपनी जायज हकों की मांग मान रहे हैं और सरकार किसान के संयम का और इम्तिहान ना ले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि हरियाणा के किसान के लिए सरकार ने हमेशा सही फैसले लिए हैं। प्रदेश का किसान आंदोलन नहीं कर रहा, इसके पीछे सीएम ने विपक्षियों का हाथ बताया है। हरियाणा के किसान वो खुश है। कुछ ही किसान ऐसे हैं जो ऐसे इनकी यानी एक प्रकार की आवाज मिलाकर और कांग्रेस के या ये कहना चाहिए कि कुछ स्वार्थी ऐसे लोग हैं जो इनको अपने पीछे लगा करके और यहाँ तक लाए हैं। वरना हरियाणा के किसान का बहुत ही हमने एक प्रकार से उनकी सहायता की है और उनके वेलफेयर के लिए बहुत से काम किए। तो वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने किसानों के भारत बंद पर बोलते हुए कहा कि वे इसे स्वीकार करते हैं। इस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा भारत बंद है, जैसा आपने मेरे से कहा, तो निश्चित तौर पर किसानों की जो भावना है हम उसकी कदर करते हैं। भारत बंद शांति प्रिय तरीके से किसान अपने प्रोटेस्ट को करें और मैं ये मान करके चलता हूं कि उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है अपनी ड्यूटी निभाए और वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं, उसमें भारत बंद कर करके वो अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं और हम उसको सहज स्वीकारते भी हैं, उसकी आदर और उसकी कदर भी करते हैं। एक तरफ किसान कृषि कानूनों के विरोध में ठंड में भी सड़कों पर है, 8 दिसंबर को भारत बंद करने वाले हैं, तो वहीं अब इस पर राजनीति भी तेज होने लगी है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि इस आंदोलन का अंत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक तरफ किसान कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार ये चाहती है कि कुछ चंद पाबंद के साथ किसानों को मना ले। लेकिन अब देखना है कि जब 9 दिसंबर को किसान संगठन और सरकार आमने सामने होंगे तो क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आपको हम अपने गेस्टों से मिला देते हैं। सबसे पहले योगेश कौशिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर आपका स्वागत है। सुदेश कटारिया जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी का, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेणु अग्रवाल, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी इंद्र, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाकियू के, जुड़ेंगे और सुखवंत सिंह भी जो प्रवक्ता एनएलओ का, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम सीधे अपने संवाददाता संजय राठौर के पास जाना चाहेंगे, जहां वो सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का जो आंदोलन है उसको कवर कर रहे हैं। संजय, आपसे यह जानना चाहेंगे कि कल किसानों ने भारत बंद बुलाया है, अब उनकी अगली रणनीति क्या है, किस तरह की तैयारी वो कर रहे हैं कल को लेकर? जी बिल्कुल खालिद, इस समय मैं सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकें तमाम किसान अभी भी मौजूद है और सबसे पहले मैं किसानों से ही जानना चाहूंगा कि किस तरीके की कल की तैयारी की गई है, किस तरीके से भारत बंद की रणनीति तैयार की? पूरी तैयारी है जी हमारी, पूरी कल के 8 तारीख की हमारी पूरे बंद की तैयारी है और अगर नहीं मानते तो फिर उससे आगे भी हम उठाएंगे, हो सकता तो बंद कर देंगे। क्या लगता है 8 तारीख भारत बंद है, उसके बाद सरकार पे और प्रेशर बनेगा? बनेगा क्यों नहीं बनेगा, बनेगा, जरूर बनेगा। 5वें दौर में कोई नतीजा निकल के सामने ने, 6ठे दौर की बैठक 9 तारीख को है, उससे पहले किसानों का भारत बंद का ऐलान है। बिल्कुल है, बिल्कुल हो गया ऐलान बंद। किस तरीके के इंतजाम तैयारी की गई है, क्योंकि एक के बाद एक प्रेस वार्ता करके लोगों से समर्थन की भी अपील की जा रही है? बिल्कुल समर्थन की अपील की जा रही है और समर्थन मिलेगा, समर्थन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, लैन भी जानते ने, हक लैके जाणगे। भारत मां दे हीरे ने, कोई मंत्री को कानून जो सिख ते धर्म नाल किसान धक्का करदा, लीडर को पार्टी ना तक बचा ना बचेगा। ये पंजाबी जित के जाणगे, मोदी किथे पास साडे नाल गल करे। क्या लगता है भारत बंद सफल होगा? अब ये ऐसा मसला बन चुका है, अब केंद्र सरकार को
बिल्कुल फैसला लेना पड़ेगा। 3 कानून वापस करने पड़ेंगे। कोई भी देश का कानून इसको नहीं रोक सकता। अब मैं एक बेनती अगे, मैं जितनी भी वीडियो पाई 2-4 मिनट की पाई, पर मैं एक बात मैं खत्म करना चाहता हूं। आज देश का प्रधानमंत्री सोच लवे, पूरे का पूरा देश एक मोतियां दी माला दे विच परोया चुकिया है। अगर देश की मोतियां की माला में ये हिस्सा बनना चाहता है तो ये कानून को वापस ले ले, नहीं तो अब ये दाल गलने वाली नहीं है। अब बिल्कुल ये मतलब मसला देश का है, इसको जल्दी से जल्दी इसको मतलब फैसला देके ते जनता को भी सुख दे ते जीने का, ते आप भी सुख ले जी। और सरकार ने बीच के रास्ते की बात कही थी, लेकिन किसानों ने इनकार कर दिया। क्या लगता है 9 तारीख को सरकार आपकी मांगे मान लेगी, क्योंकि कल भारत बंद का आह्वान? देखिए, ये तो बात मान लवे तो बड़ी अच्छी बात है, देश का भी भला, सरकार का भी भला। अगर ये नहीं मानती तो अब हमारे को तो चिंता नहीं। आप देख लिया, हमारा भाई है, मेरे पास 4-5 दिन हो गए देख रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो मेरा ख्याल पूरे बॉर्डर का लाइए तो 25-30 लाख का माह हमारे पास रस्त पड़ी है। तो इधर तो किसी गल की कमी नहीं है। अब चिंता तो भारत सरकार को चिंता, अब हमको चिंता नहीं। अब चिंता करनी पड़ेगी उनको, और रास्ता ही नहीं है चिंता करने में। उसको काले कानून वापस करने पड़ेंगे। अब कोई दुनिया की हस्ती रोक नहीं सकती, कानून वापस करने में करने पड़ेंगे। कहाँ से हैं आप? हम खेड़ी लंबा से, क्लियर तलका से। लगता है सरकार पे दबाव बन रहा है? हाँ, सरकार पर दबाव पक्का बढ़ रहा है जी। और सरकार ने तीनों कानून बिल्कुल वापिस लेने पड़ेंगे, और जो मांगे किसान वो भी न माननी पड़ेंगी। किसान इतने दावेगा नहीं, किसान को इस तरह डरेगा नहीं, ना डरेगा। और किसान के जो इन्हें वायदे करे थे, उन वायदे पर सरकार खरी ना उतरी। झूठे वायदे, मोदी ने कहा था भाई किसान की गोदी कैट ली, ना तो मैं पैड के ले गया भाई, छोटा पैसा खत्म कर दिया, यूं छोटा भी लेकर बड़ा भी ले गया। क्या लगता है 9 तारीख को कोई निर्णय नहीं लिया जाता, आगे क्या रणनीति होगी? अगर रणनीति रहेगी, किसान इस दबागा नहीं, गवर्नमेंट ने दबना पड़ेगा। किसान एकजुट हो रहा है, ना किसान फूटा हटागा ना झुकागा, गवर्नमेंट ने झुकना पड़ेगा। पहले 3 बिल वापिस करे, और फिर गवर्नमेंट किसानों के साथ जो मंडियां हैं, एनसी है, सारे वायदे किसान ने पूरे करेगी तो किसान मजदूर उसी मंजूर करागा, नहीं कोई मंजूर नहीं है। पहले जो इसने कानून ले आए हैं, पहले पार्लियामेंट में आया, फिर राज्यसभा में आया, राज्यसभा तो वैसे ही हो। तीसरा जो पराली का बिल आया, जो किसानों ने भाई जो जलाते हैं, आग जलाते हैं, उसका तो सुबह में जब सब उठा अखबार उठाया तो 1 करोड़ रुपए का वो आ गया। कैसा है वो कोई? अगर इसमें भी बैठे होंगे, ये तो ये नहीं है कि भी इसके बीच में कोई MP मेंबर पार्लियामेंट कोई हो, भाई ऐसा कोई किसान ना होए। किसान तो इसमें भी बैठे हैं ना। वो पराली का तो बिल का ही पता ही नहीं लगा। सुबह जो अखबार में देखा 1 करोड़ रुपया, वो 1 किला 2 किला 2 बीघा 3 बीघा जमीन है किसान के पास, 1 करोड़ कहां से देगा वो? उसको मान रहे आकर हम बंद कर रद्द कर देते हैं उसको। देश के प्रधानमंत्री ने एक जिहड़ा पराली दा कानून बना के ना बिल्कुल साबित कर दिता सी भी किसानां दे प्रति किन्नी नफरत आ। वेखो, एक बने पूरे दा पूरा देश एकजुट हो रहा सी। 1 करोड़ रुपये का जुर्माना पराली का रख देना। मैं एक छोटी जी बेनती करके खत्म करदा। अज जिन्नी साडे देश दे विच इंडस्ट्री आ, जां फैक्ट्रियां, कारखाने, गड्डियां, मोटरां, स्कूटर, ट्रैक्टर, ट्रालियां, अज रेक नूं धुआं पर्ची लग रही आ 10, 20, 50 रुपये। जे कोई प्रॉब्लम आउंदी आ ते 10, 20 रुपये साडे तो धुआं पर्ची लाई जावे। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੂਆਂ ਪਰਚੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੀ ਲਾ ਛੱਡੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਧੂਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਆਈ ਆ ਸੰਗਤ ਤੇ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। संगत जिन्नी आई सरकार दा धुआं कट के जाऊगी। चलिए संजय आप नजर, काफी रोष है, कल की तैयारी इन्होंने कर ली है। बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, लगातार आप जो है किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हमारे साथ किसान नेता भी जुड़ चुके हैं। स्वामी इंद्र राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाकियू के। सर आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि कल जिस तरह से आप लोगों ने बंद बुलाया है उसको लेकर आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या पूरे देश से समर्थन मिलेगा आप लोगों को?
देखिए कि 5 तारीख को जब किसान यूनियन की मीटिंग थी संयुक्त किसान मोर्चे की, तो हम जाने से पहले हमने ये सरकार को प्रपोजल दे दिया था कि अगर आज की वार्ता सार्थक नहीं होगी तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के जो उद्योगपति अडानी अंबानी इनके पुतले जलाएंगे, और साथ ही 7 तारीख को जो है जिन लोगों को आपने मेडल दिए हैं वो तमाम भारत के महान विभूतियां आपके मेडल वापस करेंगी। उन्होंने हमसे संपर्क किया लोगों ने, और साथ ही 8 तारीख को पूरे भारत में जो है देशव्यापी बंद होगा। इसमें देश की तमाम संस्थाएं शामिल होंगी, सरकारी और गैर सरकारी। आप देख रहे हैं हमारे को बैंकों ने समर्थन दिया है, हमारे को पेट्रोल जो है पंप एसोसिएशन उन्होंने समर्थन दिया है, तमाम सब्जी मंडियां, अनाज मंडियां, रुई मंडी। सर, गुजरात में जबरदस्ती बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई जबरदस्ती बंद कराने की कोशिश करेगा रूपाणी सरकार ने, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर कैसे पूरे देश में सफल होगा ये बंद? जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो आसान नहीं है इस बंद को सफल करना। ये जन आंदोलन है, ये जबरदस्ती का आंदोलन नहीं है। देश की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। लोगों को पता लग चुका है कि एसेंशियली कम्युनिटी एक्ट जो है देश के लोगों की चूल्हे को बुझाने वाला एक्ट है। घरों गृहणियां चिंतित हैं, बच्चे चिंतित हैं, माँ बाप चिंतित हैं कि आने वाले समय में देश में तो अन्न के भंडार होंगे, अनाज तो होगा, पर देश के लोगों की थाली जो है वंचित हो जाएंगी। इसलिए देश के खुद लोग चलकर आ रहे हैं और लोग इस बंद के लिए आंदोलित हैं। लोग चाहते हैं कि ये बंद लंबा चले। के लिए आंदोलित हम सीधे विपक्ष के नेता हैं और वेणु अग्रवाल जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनसे ही जानना चाहते हैं कि वेणु जी ये बताइए कि कल जिस तरह से आंदोलन होने जा रहा है, भारत बंद का ऐलान किया है किसानों ने। एक तरफ तो किसान कह रहे हैं कि नेता जो है हमारे मंच पे नहीं आएंगे और आप लोगों ने बिना मांगे समर्थन दिया है। आप इस आंदोलन को किस तरह से सफल बनाने के लिए कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, असहमति की ये जो चिंगारी लगाई है ना सरकार ने, तो इसने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है कि हमारे देश में जो अनेकता में एकता आज आपको इस आंदोलन में नजर आएगी। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो सदा से ही किसानों के साथ है और उनका समर्थन बिना मांगे किसानों के साथ है। और केवल कांग्रेस का ही नहीं, जन समर्थन है। आप देखिए कि सभी ट्रेड यूनियन, पेट्रोल पंप यूनियन, बार एसोसिएशन के हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील कल वहां पेश नहीं होंगे, काम पर नहीं जाएंगे, वो समर्थन में है हमारे किसानों के साथ। डेयरी एसोसिएशन, मिल्क एसोसिएशन, कितनी सभी तरह की खाप पंचायतें आज हमारे किसानों के साथ समर्थन में हैं। और यहां तक कि सरकार के ही कुछ विधायकों ने इस्तीफे देने शुरू किए हैं और कुछ कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफे दिए हैं। तो जन आंदोलन है, हमारी भावनाएं, हम सब इससे प्रभावित होने वाले हैं। केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, किसान तो हमारे लिए हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ठीक है, क्यों ना उनके ठीक है। रिएक्शन हम ले लेते हैं सुदेश कटारिया जी, बीजेपी के प्रवक्ता उन्हीं से। सर, जिस तरह से किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया है और भारत बंद का भी ऐलान कर दिया और साथ में ये भी कहा है कि अगर उनके मुद्दे नहीं सुलझाए जाते तो वो रेल सेवा को भी बाधित करेंगे। आप समझते होंगे कि अगर रेल सेवा बाधित होगी तो कितनी परेशानी हो सकती है। ऐसे में आखिर आप लोग किसानों को समझाने में कहां नाकाम हो रहे हैं, क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? क्योंकि जो किसान है वो लगातार 12 दिनों से आंदोलनरत है और इस ठंड के मौसम में वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। देखिए खालिद भाई, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, समझने की बात और समझाने की बात है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को और किसान भाइयों से, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, पार्लियामेंट में तो अफसोस है सर, हर आदमी कह रहा है कि पार्लियामेंट में बैठे हुए बेटा है, पार्लियामेंट में 349 से ज्यादा सांसद जो है वो भी किसान है, उनके हलफनामे में है। बावजूद उसके जो कानून बना उस पर देखा आपने कि किस तरह संसद में कानून पास हो गया। सबसे पहले खालिद भाई, सिर्फ बेटा होने से काम नहीं चलेगा, किसानों के लिए काम भी तो करना होगा। वही समझाने की बात कर रहा हूं खालिद भाई। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये शामिल था, पेज नंबर 18 में। वेणु अग्रवाल जी बताएं कि ये शामिल था या नहीं था। भारतीय किसान यूनियन 2008 और 2013 में आंदोलन करके और प्रदर्शन करके उसके माध्यम से राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा एपीएमसी एक्ट में बदलाव किए जाए, हमारे से छुटकारा दिलवाया जाए। जिस प्रकार से मंडियों में दलाल बैठे हैं, उन दलालों से छुटकारा दिलवाने की बात भारतीय किसान यूनियन ने भी कही और कांग्रेस ने भी कही। जब यह बिल आया और बिल से पहले जब चर्चा हुई तो चर्चा में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे दूसरे दल हो,
सबने हमारा समर्थन किया और कहा कि इस प्रकार से दलालों की से छुटकारा किसानों से मिलना चाहिए। खालिद भाई, सबसे पहले तो कांग्रेस ये बताया अपने मैनिफेस्टो में जो शामिल बात थी, आज विरोध किस बात का कर रही है? ये दोगलापन बिल्कुल नहीं चलेगा। बात रही किसानों की, खालिद भाई, हम किसानों की जो मांग थी उस पर आज भी अडिग है, कल भी अडिग है। सार्थक चर्चा हुई है केंद्र के साथ, 9 तारीख का भी समय दिया हुआ है। और जो सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में आंदोलन हुआ तो हमारी 3 पार्लियामेंट्री कमेटी, जो 3 सांसद उसमें शामिल थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी भी शामिल थे, उसमें 10-12 किसान यूनियन के नेता भी शामिल थे। उनमें 7-8 जो उनकी मांगे थी उन पर हो गई थी, समर्थन में सारे आ गए थे और सारी चर्चा हो गई थी। लेकिन बीच में कुछ राजनीतिक दल, जिस प्रकार से कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल किसानों को बरगलाने के लिए किसानों के कंधे पर बंदूक चलाने में कामयाब हो रहे हैं। इस प्रकार से किसानों को बर्बाद हम कतई नहीं होने देंगे। खालिद जी, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, खालिद भाई मैं 2 मिनट और लूंगा, 1 मिनट और लूंगा, सिर्फ 1 मिनट लूंगा, सिर्फ 1 मिनट। कांग्रेस 10 साल के कार्यकाल में बताएं, जो एमएसपी की बात और मंडी की बात कर रही है, उनके 5 साल के कार्यकाल में 276 करोड़ रुपए एमएसपी पर खर्च हुए और हमारे 5 साल के ऐतिहासिक कार्यकाल में 700 करोड़ रुपए हमने एमएसपी पर खर्च किए। ठीक है, एमएसपी को लेकर किस तरह से घालमेल है वो भी हम बात करेंगे। लेकिन योगेश कौशिक जी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर, ये बताइए कि आखिर ये पेच कहां फंसा है? क्यों नहीं किसानों को मना पा रहे हैं? क्या किसान जो है वो सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? क्या यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि लिखित में चाहिए एमएसपी पे गारंटी, जबकि सरकार तो ये कह रही है कि हम जो एमएसपी है उस पे आपको आश्वासन दें, कभी खत्म नहीं होने वाली है, फिर लिखित पे क्यों अड़े हुए हैं किसान? देखिए, मैं आपको एकदम बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं जी। जो वर्बल बात कही हुई है ना इन्हें एमएसपी की, हम कई बार इस डिबेट इसी मामले पे बैठे हैं। बिल्कुल, उस मामले पे मैंने हर किसी से एक बात की कि किसी भी पार्टी के लोग हों कि आप स्वामीनाथन से सहमत हैं या नहीं। सबने कहा जी हाँ हैं। अरे हो तो सबके जब सहमत हो तो फिर स्वामीनाथन के हिसाब से आप एमएसपी दे क्यों नहीं रहे हो? वो नहीं दे रहे हैं, नहीं देंगे, क्योंकि इस सरकार ने तो हल्फनामा दे दिया है। अब मैं दूसरी बात जोड़ता हूं इसको, एक जो ना एक आपका जो बैक ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो प्रूव करता है आपकी कई चीजें। मोदी जी ने अपने पिछले चुनाव में क्या क्या बोला, वो उनका पूरी की पूरा भाषण और उनका पूरा का पूरा मैनिफेस्टो या जो भी भाषण दिए उनको एक एक को चेक तो कीजिए आप। किसान भी ये बात समझता है, मैंने किसानों की बातें सुनी है, वो कहते हैं जी मोदी पे तो विश्वास ही नहीं कर सकते हम। एंड इट इज ओनली मोदी गवर्नमेंट, इट्स नॉट ए बीजेपी गवर्नमेंट। ये बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाह रहा हूं मैं कि ये मोदी जी, ये जो बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है, जस्ट पल्स चेक कर रहे हैं वो किसानों की कि इनमें कितना दम है, ये कहां तक लड़ सकते हैं, कहां तक आगे बढ़ सकते हैं। तो वो कहां तक बढ़ेंगे, ये सरकार की नीतियां होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर मोदी जी पिक्चर में ही नहीं आए हैं जो इसकी जड़ है, ठीक है। अमित शाह जी पिक्चर में ही नहीं आए हैं जो इसकी जड़ है, ठीक है। और अब मैं बताता हूं जो ये बातें होती हैं कि कांग्रेस भी ये चाहती थी। अब मैं एक सेंटेंस बोलता हूं और उसमें सिर्फ कोमा को फर्क करूंगा। एक सेंटेंस है, रोको मत जाने दो। अब इसमें मैं पहले कोमा लगाता हूं, रोको मत जाने दो। अब दूसरा मैं कोमा लगाता हूं दूसरी जगह, रोको मत कोमा जाने दो, ठीक है। तो एक कोमा से ही पूरे सेंटेंस का मतलब बदल जाता है, बिल्कुल, ठीक है। तो क्या है, कांग्रेस की बहुत सारी नीतियां इन्होंने लागू की हैं। मोदी जी जो आधार कार्ड को मना करते थे, जीएसटी को मना करते थे सीएम होते हुए, मोदी जी ने जिन जिन चीजों का विरोध किया वो सारी ही तो लागू कर दी कांग्रेस की। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि जो कांग्रेस की नीतियां थी उसको बीजेपी ने लागू किया, यानी कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। किसानों के लिए भी बहुत, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से ये कृषि कानून को लेकर 2013 की बात करें या 10 की बात करें, और जिस तरह से कांग्रेस भी ये कहती रही कि वो मंडियों से जो किसान है उनसे वो कहीं ना कहीं आजादी दिलाने के लिए वो काम कर रही है, लेकिन जब सत्ता में बीजेपी आई तो उन्हीं कानूनों को लागू कर। स्वागत है। तो लगातार हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से किसान आंदोलन आज 12वें दिन में पहुंच गया है, लेकिन समाधान अब तक निकल के नहीं आया है। क्या किसान ऐसे ही तारीख पे तारीख का इंतजार करता रहेगा? क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है कि 5 दौर की वार्ता हुई, निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला, और यही वजह है कि कल यानी 8 दिसंबर को किसानों ने बंद बुलाया है। हमारे साथ लगातार मौजूद हैं सुदेश कटारिया जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्हीं से जानना चाहते हैं कि सर ये बताइए कि जिस तरह से किसानों ने अब एक तरह से ये कहें कि याचिका नहीं अब रण होगा कि मूड में आ गए हैं, क्योंकि 5 दौर की वार्ता विफल हो गई और आप सरकार आप यानी कि सरकार जो है वो किसानों को ये समझाने में नाकाम रही कि ये कानून जो है वो कैसे उनके लिए फायदेमंद है, जबकि सरकार के जो बड़े बड़े नुमाइंदे हैं वो ये बार बार यही कह रहे हैं कि ये कृषि कानून किसानों के हित में है। अगर हित में है तो फिर किसान सड़कों पर क्यों है? यही बात समझने की बात है खालिद भाई। मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूं, जिस प्रकार से कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी इससे पहले कहा, जी, जिस प्रकार से वो कह रही थी उनको पता नहीं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल था। जी,
किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम है ये। आप आकलन करके देखिए 5 साल का कांग्रेस का कार्यकाल, उनके 5 साल के कार्यकाल में जो एमएसपी पर खर्च हुआ 276 करोड़ रुपया, हमने 700 करोड़ रुपया। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है किसने किसानों के हित में कितने काम किए। सम्मान निधि के रूप में पेंशन योजना लागू किसने की? 70 साल के कार्यकाल में खालिद भाई एक भी सरकार और एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं मिला जिन्हें ऑनलाइन 1 रुपया किसान को दिया हो। सबसे पहला ऐतिहासिक प्रधानमंत्री देश का मोदी जी कांग्रेस ने भी मिला माफ की थी, जिन्हें 6,000 रुपए पेंशन ऑनलाइन ट्रांसफर करने का काम किया, जिन्हें किसानों के सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए पेंशन देने का और फसल बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना, एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम किया। और हरियाणा की अगर मैं बात करूं, जो दक्षिण हरियाणा का किसान खालिद भाई बिजली और पानी के लिए प्रताड़ित था, पिछले 50 और 60 साल से मांग कर रहा था, रोड पे खड़ा होकर और रो रहा था। सबसे पहले सरकार बनने के बाद हमारे ऐतिहासिक मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने आखिरी टेल तक दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंचाने का काम किया, जहां 40 साल तक एक बूंद भी नहीं गई थी। तो किसान हितैषी भाजपा है, ये है। किसानों को समझाने में बिल्कुल ठीक बात कही खालिद भाई, किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनीतिक पार्टियां इसमें घुसकर किसानों के राजनीतिक दल आप किसको? कांग्रेस को कह रहे हैं? कांग्रेस को कह रहे हैं। वेणु जी अपनी गिरवान में जाकर देखें। वेणु जी बताएं इस बात को, क्या उनके मैनिफेस्टो में शामिल था या नहीं था? इन्होंने किसान सम्मान निधि के रूप में 1 पैसा कभी दिया? इन्होंने एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम किया। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री थे, स्वामीनाथन आयोग जो रिपोर्ट लागू करनी थी, 10 साल उसके चेयरमैन थे, एक भी लागू किया तो बताएं। जवाब दीजिए वेणु जी। वायरल हो चुका है, वो देश के किसानों को महाराष्ट्र से ये जी, कटारिया साहब को मैं कहना चाहूंगी जी कि अहंकार की कुर्सी पर बैठकर ना आप किसानों का भला नहीं कर सकते। जो कि मैंने आंकड़े बताए, रेणु जी आंकड़े बताए, प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है। आपके 5 साल में एमएसपी पर 276 करोड़ रुपए खर्च हुए, हमने 700 करोड़ दिए। आप भी झूठ बोल रहे हैं। किसानों को ऑनलाइन ट्रांसफर 6,000 रुपए सम्मान निधि के रूप में पेंशन देने का काम हमने किया, आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम हमने किया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू करने का काम हमने किया। रेणु जी बताएं आप। बंद के लिए और आज हरियाणा प्रदेश का किसान, रेणु जी, तो जब हमें आज हरियाणा प्रदेश का किसान पंजाब से अपना पानी नहीं मांगता है, तो किसान कैसे चैन से बैठेगा भाई? ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। हरियाणा के हक का पानी नहीं दे रही है। हम अगर कैंसिल किसानों कराए को बगैर किसान सबसे घर वापस चीज नहीं है जाएगा, वो पानी है। ये आंदोलन किसानों को होगा पानी और भी चाहिए। देश के लोग इसके साक्षी होंगे और देश इस बात का साक्षी होगा कि आपने देश के किसानों के साथ जो धोखा स्वामी किया है, इंद्र जी वो भाजपा देश के राष्ट्रीय आपको प्रवक्ता कभी क्षमा हमारे नहीं साथ करेगा। लगातार बने हुए हैं। सर, जितने इन्होंने उपलब्धियां गिनाई किसानों को लेकर, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो उपलब्धियां ये बता रहे हैं सरकार को कि बीजेपी सरकार ने ये चीजें किसानों को दी है, क्या उसका फायदा आप लोगों को पहुंचा है? मैं वही बता रहा हूं, ये झूठ की चासी निकले। और सम्मान निधि सिर्फ 6,000 रुपए में कोई किसान कैसे अपना परिवार चला सकता है? मैं वही बताना चाह रहा हूं कि जी, ये बोलिए। मेरे काबिल दोस्त ये झूठ की चासी से निकल कर आए हैं कि ये बता दें देश को कि आपने हरियाणा प्रदेश के किसान का पानी बंद करने का काम किया। दादूपुर नलवी नहर आपने डीनोटिफाई की है। निवेदन करना चाहता हूँ, ये पूरा प्रदेश जानता है कि भाजपा की सरकार बनने के बाद जहां 40 साल तक जितेंद्र भोई के बारे में मन की बात में प्रधानमंत्री जो देश को झूठा उदाहरण दिया है, वो जितेंद्र भोई से दोबारा पूछी जाके जितेंद्र भोई ने वीडियो डाला है और देश के मीडिया के सामने के बताया है कि आपके कारण मुझे 2.5 लाख का घाटा हुआ है इस 3 कानूनों के कारण। अगर उस कानून की जगह एमएसपी देश के गारंटी होती तो उसका किसान का जो फसल था वो एमएसपी बिकता तो उसको 2.5 लाख का फायदा होता, ना कि 2.5 लाख का घाटा होता। आपके कानून की वजह से कैमूर के किसान जो बिहार के किसान है, जिसका उदाहरण आप दे रहे हैं कि पूरे देश को आप बिहार की तरह बना देंगे, बिहार की तरह होगा मामला। ठीक है वेणु अग्रवाल जी, प्लीज वेणु अग्रवाल जी, क्या एमएसपी के नाम पे आपकी सरकार ने कम पैसे खर्च किए जो आरोप लगा रहे हैं सुदेश जी? हम बेचना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनकी फसल को देखिए ये केवल आरोप लगा सकते हैं और जिस चीज में ये कह रहे हैं कि हम जो बिल लेकर आए, हम जो कानून लेकर आए हैं, जी हमारे आपके पास फिर जवाब वो हित शायद केवल बीजेपी को ही नजर आ रहा है। आप बात सुनिएगा, वो हित इन्हीं को नजर आ रहा है क्योंकि आपके सामने मैंने कितने ही संगठनों के नाम गिनवाए जो इनके समर्थन में है, उनको हित नजर नहीं आ रहा। पढ़े लिखे मैं कह सकती हूँ कि किसान मेरा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज जितना भी वर्ग है पढ़ा लिखा, सब किसानों के साथ है। उनको
उनको बिल समझ नहीं आ रहा, उनको किसानों का आपके कानून समझ नहीं आ रहे, केवल आपको समझ आ रहे हैं और तारीख पर तारीख आप दे देते हैं। आए दिन आप उनको बुला लेते हैं बातचीत के लिए। जब वो किसान हमारे टोल टैक्स पर बैठे थे, रेलवे की पटरियों पर बैठे थे, अपना अपना आंदोलन कर रहे थे अपने अपने अलग अलग जिलों में, तब आपको समझ में नहीं आई, तब तक आप लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया। अब जब उन्होंने अपना ठोस कदम उठा लिया है, वो बॉर्डर पर बैठ गए हैं, जवाब तो ले लीजिए, सर बातचीत के लिए बुलाते हैं और बातचीत के लिए बुलाकर कटारिया साहब आप जवाब ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कहीं आपकी सरकार स्टैंड ही नहीं कर रही है। पूरा की पूरी जनता आज किसानों के साथ है। आप कटारिया साहब 2 मिनट चुप होंगे तो मैं आपको बात में जी बोलिए। हर तरह का संघ, कोई चाहे कर्मचारी संघ हो, चाहे हमारे प्लेयर्स हो, आप देखिए वो सब अपने पुरस्कार तक अपने जो इतनी मेहनत से उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जो 10 साल के कार्यकाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या काम किया किसान हित में? नजर नहीं आ रहा, आपको हित नजर आ रहा है इन कानूनों में। कटारिया साहब आप सुन ही नहीं सकते हैं, आप सुन ही नहीं सकते हैं। आज बताओ प्रदेश की जनता आपकी जो जानना आज चाहती इस है। टाइम हालात है ना, आप बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह पर सही है कटारिया साहब, क्योंकि पूरी जनता एक तरफ है और आपकी पार्टी के केवल नुमाइंदे जो बंधे हुए हैं मोदी जी की कुर्सी के साथ, वो एक तरफ है। आप देखिए, उनको हित नजर नहीं आ रहा, पूरे देश को हित नजर नहीं आ रहा इन कानूनों में, केवल आपकी पार्टी को, मोदी जी को। और उसके लिए अब आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा खालिद जी, इनको बीच में मत बोलने दीजिएगा, मैं बताऊंगी कि क्या वजह है। ठीक है, बोलिए जी। देखिए, कॉर्पोरेट्स की नजर थी किसान की फसलों पर, किसान की जमीन पर, लेकिन हर स्टेट में अलग कानून था फसल खरीदने पर। 10 साल के कार्यकाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया? सर जवाब तो ले लीजिए, सर जवाब ले लीजिए प्लीज, जवाब तो लीजिए, उसके बाद तो जवाब मिलेगा। बात का जवाब दे तो पता चले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल के कार्यकाल में किसान हित में क्या काम किया वो बता दे। स्वामीनाथन आयोग के चेयरमैन थे वो, बोलते रहिएगा, रिपोर्ट बता रहा हूँ। और जो दक्षिण हरियाणा बिजली और पानी के लिए प्रताड़ित था, उनको सरकार का भय दिखाकर उन्हें पौने दामों में जमीन हथियाने का काम किया, रॉबर्ट वाड्रा जी के नाम करने का काम किया। वो प्रदेश की जनता भूली नहीं है आज भी। उस बात का भी जवाब दे, उस बात का भी जवाब दे। प्लीज बोलिए। थोड़ा सा तो सर सुदेश कटारिया जी थोड़ा इंतजार करिए, बोलने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए प्लीज। बोलिए मैम, जल्दी से कंटिन्यू कीजिए, मेरे पास बहुत कम वक्त है, जल्दी से पूरा कीजिए बात, अपनी बात। जी, मैं बोल रही हूँ कि कॉर्पोरेट्स की नजर हमारी किसान भाइयों की फसल पर, उनकी जमीन पर थी, तो वो क्या कर सकते थे। हर स्टेट में अलग अलग कानून था फसल खरीदने पर, तो मोदी सरकार ने क्या किया कि किसानों सारा कंट्रोल स्टेट से अपने हाथ में लेकर और एक एक्ट बना दिया पूरे के पूरे देश में। और उससे क्या हुआ, मोदी जी से कॉर्पोरेट भाई हमारे अडानी अंबानी जी खुश हो गए। सेकंड, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उसके तहत वो लोग पूरा से स्टोरेज नहीं कर सकते थे, तो मोदी सरकार ने क्या किया, केवल फूड क्रॉप्स को कमोडिटी एक्ट से बाहर निकाल दिया, ताकि वो जितनी चाहे कालाबाजारी कर सके और अपने दोस्तों को, अपने धनाढ्य दोस्तों को वो खुश कर सके। ठीक है। थर्ड टाइम था कि किसान कौन सी फसल उगाएगा, इसके ऊपर भी वो लोग परेशानी में थे, तो मोदी जी ने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उन्होंने प्रावधान दे दिया कि इसमें किसान को ही नुकसान होगा, नुकसान हमारे कॉर्पोरेट भाई को नहीं होगा। चौथी बात, कॉर्पोरेट्स किसी मुश्किल में ना फंस जाएं, इसलिए वो कोर्ट के चक्कर में ना पड़ जाएं, उन्होंने किसानों से कोर्ट ही छीन लिया और किसानों को कह दिया कि आप केवल डीसी और एसडीएम के पास जा सकते हैं, ताकि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो उनको आगे फायदा उठा सके अपने धन का, और बेचारे किसान को भी हर तरह से चारों तरफ से पीस सके। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी किसान को कोई तकलीफ होती है, एसडीएम के जाइए, और 15 दिन में अगर फैसला नहीं हो पाता है। सर यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। एक छोटा किसान एसडीएम के यहाँ जाके कितना चक्कर काटेगा उसकी जमीन के लिए? यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। फसल नहीं हुई है, खराब फसल हुई है। सुदेश कटारिया जी यही दिक्कत है, बातें नहीं कर सकते। सुदेश कटारिया जी यही दिक्कत है, यही तो किसान मांग रहे हैं कि उन्हें अदालत में जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन आपने एसडीएम तक बांध कर रख दिया है। हमारे साथ योगेश कौशिक जी लगातार बने हुए हैं, हम उन्हीं से समझना चाहते हैं कि ये जो पूरा कृषि कानून है सर, आखिर कहां पेच फंस रहा है कि किसान नहीं मान पा रहे हैं, और क्या ये जो कानून है वो पूरी तरह से कॉर्पोरेट के लाभ के लिए बनाया गया है? इससे आने वाले समय में क्या कोई फायदा किसानों को नहीं होगा? क्योंकि जब 1991 में आर्थिक सुधार हुआ था, उस समय भी विरोध हुआ था, और आज उसका फायदा आपको दिख रहा है। एक्चुअली क्या है कि बीजेपी ना थोड़ी सी ये समझ नहीं पाई कि अब वो किसान नहीं रहा जी, जिसको कुछ पता नहीं होता था जी, अब उसको सब ABC सब पता है, A to Z। अभी जो किसान नेता बैठे हैं वो इनकी हर बात का विरोध कर रहे हैं जी। मैं कह रहा हूँ आप बहुत कुछ दे रहे हैं उनको, पर उन्हें नहीं चाहिए, फिर आप क्यों दे रहे हैं?
कानून आप उनके लिए बना रहे हैं ना, नंबर 1 पार्ट। नंबर 2, मैं वो कहना चाहता हूं कि कल अभी आप 6,000 रुपए दे के किसी भी किसान को, और ये कहते हैं आपने सम्मान निधि दे दी उनको, और 6 लाख करोड़ रुपया जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने दे के भगा दिया है, उसका कोई जवाब नहीं है। 6 लाख करोड़, मतलब 2-4 रुपए नहीं, 6 लाख करोड़, और 6,000 दे के ये बड़े छाती चौड़ी करके कहते हैं लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, अब मैं बता रहा हूं जो उसकी एमएसपी की जो बात हो रही है, आप समझिए, आज के दिन डीजल 90 रुपए 80 रुपए हो गया है, पेट्रोल 90 रुपए हो गया है, आपकी फसल की कीमत 1.5 गुना हो गई है, लेकिन आपको उसके ऊपर वो पैसा नहीं मिल रहा है। अब उसके बाद की बात भी सुन लीजिए कि आप एमएसपी डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मिलती कितने लोगों को है? नहीं मिल पाती है। मैं रेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस के टाइम पे मिलती थी और बीजेपी के पे नहीं मिलती है, कांग्रेस के टाइम पे भी सबको नहीं मिलती थी। हाँ, सुदेश जी का एक जगह पे हाथ थोड़ा सा ऊंचा मैं मान सकता हूं कि औरों को अगर हम कंपेयर करें तो हरियाणा बेटर स्थिति में थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन कहानी यहां पे पेच यहां पे फंसता है कि वो एमएसपी की भी गारंटी नहीं देंगे। वो मैडम जो बोल रहे हैं, वो अकोमोडिटी की का जो एसेंशियल अकोमोडिटी एक्ट था, उसका वो वाकई ब्लैक मार्केटिंग होगी, वो इसीलिए तो बंद की गई थी। मतलब वो लोग इस धंधे में आ जाएंगे जिनको कुछ पता ही नहीं है, और जो अपना किसान है वो अपनी ही जमीन पे उनका मजदूर बन के रह जाएगा, और जैसा जमीन पर वो मजदूर बन जाएगा और उसको नुकसान होगा। और तो उपभोक्ता को भी 2-3 साल के बाद चीजें बहुत महंगी मिलेंगी। बिल्कुल। सुखवंत सिंह, इनेलो के प्रवक्ता, काफी लेट से जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका, और सवाल भी आपसे है। सवाल यह है कि कल किसानों ने भारत बंद बुलाया है, ऐसे में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है और किस तरह से आप कल किसानों का सहयोग करेंगे? क्योंकि लगातार जो विपक्षी दल हैं, एक तरफ तो किसान संगठन नेताओं को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं अपने मंच पे, लेकिन फिर भी उनको समर्थन हर पार्टियों की ओर से मिल रहा है, और कम से कम जो 16 विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने कल के बंद का समर्थन किया है। खालिद भाई, सबसे पहले तो माफी, मैं जाम में फंस गया था, इसलिए मैं लेट आ पाया, उसके लिए माफी। दूसरी, आपने जो ये बात कही, देखो, चौधरी अभय सिंह चौटाला और इनेलो चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलते हुए राजनीति करते हैं। हम उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हीं के सपनों को साकार करने का हमारा स्वप्न है। अब चौधरी अभय सिंह चौटाला, ये तो चलो किसान आंदोलन अभी दिल्ली के आसपास चला और ये बहुत नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इसने अपनी इंपोर्टेंस शो की है, लेकिन उससे पहले भी जब इस प्रकार का आंदोलन नहीं था, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा से लेकर सड़क तक हर प्रकार की किसानों की आवाज को उन्होंने उठाया है। तो और अब हमारा कर्तव्य बनता है कि इस किसान आंदोलन को, जो बिल्कुल एक वाजिब मुद्दों के साथ है, वाजिब मांग के साथ है, हम उसका समर्थन करते हैं और पहले दिन से समर्थन करते हैं। हमने कल के बंद का पुरजोर समर्थन किया है। अपने सब वर्कर्स को चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये आदेश दिया है कि आप हर जगह जहां भी हो किसानों के साथ सहयोग करें। 9 तारीख को वो खुद स्वयं टीकरी बॉर्डर पर जाकर के और किसानों को समर्थन देकर के आएंगे, और तन मन धन से किसानों की इस मांग का हम समर्थन करते हैं। और साथ ही साथ हम किसानों की इस मांग को दोहराते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल इस बात को दोहराती है कि ये तीनों के तीनों बिल ये वापिस हों। अभी जैसे कौशिक साहब बोल रहे थे, एसेंशियल कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटी को अगर आप लीगल टर्म में देखेंगे तो वो चीज जो जीवन के लिए जरूरी है, वो जरूरियात है। अब अनाज से ज्यादा जरूरी खालिद भाई कुछ भी नहीं है, और उसको आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर करके ब्लैक मार्केटिंग के लिए कॉर्पोरेट को बिल्कुल फ्री कर देंगे, तो किस प्रकार की स्थिति आम आदमी की हो जाएगी। मैं बिल्कुल इस बात से भी सहमत हूं कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, और ये आम आदमी को इस बात के ऊपर सोचना चाहिए कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन के साथ जो ब्लैक मार्केटिंग शुरू होगी, वो किस प्रकार से उनके जीवन को मुहाल कर देगी। आप देखेंगे कि महंगाई चरम सीमा पर है इस सरकार में, क्योंकि कॉर्पोरेट लोगों ने गला दबा लिया आम आदमी का, और वो ब्लैक मार्केटिंग करके या दूसरे तरीकों से उन्होंने सारी महंगाई कर दी। और अब ये भंडारण की छूट दे दी गई है, वो जब फसल होगा उस समय जो कॉर्पोरेट लॉबी होगा वो अनाज को एक तरह से भंडारण कर लेगा, और जब उसकी चाहे वो बाजार में किल्लत पैदा कर सकता है। तो सर, ये सिर्फ किसानों का मुद्दा तो रहा ही नहीं, इससे तो आम आदमी प्रभावित होगा। एक 10 सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि भंडारण की उनको छूट दे करके उनको महंगाई बढ़ाने का रास्ता दे दिया कि वो मनमाने दामों पर उसको बेचें। इधर से किसान की एमएसपी को छीन रहे हैं कि वो किसान को दबा करके और उसका एक्सप्लॉयटेशन कर करके और वो अनाज को नीचे दाम पर खरीदें। यानी कि कुल मिला के अगर इंटेंट जो गवर्नमेंट की है, जो लेजिस्लेशन की इंटेंट है, वो इंटेंट ये है कि कॉर्पोरेट को किस प्रकार से फायदा पहुंचाया जाए। इनका एकमात्र मंतव्य ये है। अब लोग जब इनको कहते हैं कि भाई कॉर्पोरेट के फायदे के लिए, तो इनको तकलीफ क्यों होती है? वो सीधी सीधी साफ दिखाई देती है कि आप किसान को दबाना चाहते हैं, उसको तो एमएसपी भी नहीं देना चाहते, उससे नीचे जाकर के कॉर्पोरेट उससे खरीदेंगे। ब्लैक मार्केटिंग के साथ
जो सामान्य उपभोक्ता है, एक आम आदमी है, क्योंकि अनाज एक ऐसी चीज है खालिद भाई जो सबको आवश्यकता होती है और गरीब से गरीब आदमी को भी इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन उस गरीब आदमी को ये कारपोरेट लोग ब्लैक मार्केटिंग करके किस प्रकार महंगाई के साथ बेचेंगे? क्या सच में आप लोग कारपोरेट को फायदा पहुंचा रहे हैं? भाई ये घुमाने फिराने वाली बात है और गुमराह करने वाली बात है। मैं स्पष्ट कर दूं, पहले दिन से सर अगर फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं तो फिर एमएसपी पे गारंटी क्यों नहीं? मैं बता रहा हूं, एमएसपी को बिल्कुल छेड़ा नहीं गया ना, उसमें कोई जिक्र है। लिखित दीजिए ना सर, सुनो, किसान तो लिखित चाहता है आपसे। बात सुनिए खालिद जी, यानी कि किसानों को विश्वास कम है। एक एडिशनल हमने रास्ता किसानों को दिया है, एमएसपी और मंडी की व्यवस्था जो की तो रहेगी, इनको छेड़ा ही नहीं जाएगा। एमएसपी की बात छोड़िए, लिखित चाहते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, ये 15 लाख वाला झूठ है खालिद भाई। बताइए, आप पहले बात बताइए खालिद भाई, हमने एक एडिशनल काम दिया है, अगर कोई मंडी में नहीं बेचता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले सिर्फ 5 और 7% किसान है, और उस 5-7% को लेकर जो बड़े उद्योगपतियों से, अपना पूंजीपतियों से और बड़े उद्योगपतियों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके जो अच्छा कमाना चाहते हैं, उनका गला क्यों दबाया जाए? सर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार के चंपारण में जब गांधी जी ने आंदोलन किया था तब तिनकटिया पद्धति चलती थी, कुछ वही स्थिति में ना पहुंच जाए। इस प्रकार से गुमराह करके किसानों को गुमराह करने वाली बात है। यह तीनों कानून किसानों के पक्ष में है। कौन गुमराह कर रहा है सर? कौन गुमराह कर रहा है? और एमएसपी की अगर मैं बात करूं, कौन गुमराह कर रहा है? किसान अब वो किसान नहीं रहा था जो सिर्फ हल लेके चलता था। आज किसान कंप्यूटर पे देखता है कैसे उसको फसल बढ़ाना है, वो मोटा आंकड़ा अगर एमएसपी की बात कोई करे और स्वामीनाथन आयोग की बात करें तो प्रोफेसर स्वामीनाथन जी ने खुद ट्वीट करके कहा सर कि हमने उसमें काम सिर्फ 201 में से आपने 200 मानी है, एक आपने क्यों नहीं माना? उन कांग्रेस के कार्यकाल में 270 करोड़ रुपए एमएसपी पर खर्च हुआ और हमने 700 करोड़ किए। ये आंकड़ा बताता है कि हम ज्यादा दिया। सिर्फ एमएसपी में छेड़छाड़ हुई ही नहीं है सर। एमएसपी की बात काम नहीं चलता, काम ये भी चलता है कि 23 करोड़ जो पीडीएस सिस्टम के तहत जिनको अनाज दिया जाता है, आप ये चाहते हैं कि ये सब उनके अकाउंट में पैसा दिया जाए और वो कॉर्पोरेट से वही अनाज खरीदे। साफ मन से, शुद्ध मन से और शरीफ किसान है, हम भी किसान के बेटे हैं, उनको बरगलाने का काम सिर्फ बेटा होने से सब किसान के काम नहीं चलेगा, कानून बनाना होगा। हम भी उसी परिवार से संबंध रखते हैं। ये तीनों कानून किसानों के हित में है और क्रांतिकारी कदम है किसानों के हित में। बेड़ू जी, कितना ये हित में है? आप लोग अगर हित में है तो क्यों विरोध कर रहे हो? मेरा यही सवाल है। देखिए, ये आप लोग किसानों को नहीं समझा पा रहे हो, बड़े उठा रहे हैं। आप ये बताइए, अगर आप इतना एमएसपी पर फिक्रमंद है किसानों की, तो आप कानून में उसको लिखते क्यों नहीं है? क्यों सरकार ने उसको कानून से लिखने से हटे हैं और बार बार कह रहे हैं, एक ही रट्टू तोते की तरह आप कह रहे हैं किसानों के हित में है, हित में। अरे भाई, कैसे हित में? उनको वो चीज नहीं चाहिए, आप जबरदस्ती उसको थोप रहे हैं। रातों रात आपने इसको कानून बना दिया। कोरोना टाइम में आप लेकर आ गए। सर आपको लोगों ने मौका दिया है, मौका दिया था सर। आपको लोगों ने मौका इसलिए दिया था कि आप अपनी नीति बनाए, कांग्रेस की नीति आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी आपको मौका दिया है। नहीं सर, आप इस तरह के आरोप लगा के नहीं, आपको सर, आपको जनता ने इसलिए वहां बैठा है कि आप उनके हक में कानून बनाए। आप कांग्रेस की नीतियों को क्यों बढ़ा रहे हैं? अगर उन्होंने किया था कि 5 साल के कार्यकाल में एमएसपी पर कितना खर्च किया वो पता चल जाएगा। सवाल ये किसान जी कौशिक जी प्लीज। मुझे एक परेशानी होती है जी, जब हम डिबेट में बैठते हैं तब भी, और मैं जब डिबेट देखता हूं टीवी पे तब भी जी, मैं ये समझ नहीं पाता, सरकार बीजेपी चला रही है, सरकार कांग्रेस चला रही है। कांग्रेस ने कुछ गलत किया, हार गए, आज भी कांग्रेस पे सवाल करेंगे, आज नेहरू पे सवाल करेंगे, पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं, नेहरू जिन्ना ये वो। आप आज की बात करो जिस बात पे किसान परेशान है, और किसान परेशान है, कोई घर से खाली नहीं है कि आके ऐसे परेशानी में ठंड के अंदर भरी उनके तंबू तक उखाड़ दिए हैं। बिल्कुल, गाजीपुर बॉर्डर पे, ठीक है, वहां पे बेचारे परेशान किसान, वो क्या यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं क्या? आपने, मोदी जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, मोदी जी ने उनके बारे में एक बात तक नहीं की। चर्चा हुई है, कोई सार्थक चर्चा नहीं। उन्होंने बात कर रहे थे, फिर भी जो मैसेज आ रहा था वो यही आ रहा था कि कृषि कानून किसानों के हित में। अरे मैं ये कह रहा हूँ, अब जो ये बात करने की बात कर रहे हैं, 4-5 जी, मैं बहुत वक्त कम है। सुखवंत जी, आप मुझे जवाब दीजिए। बरगलाने का काम कर रहे हैं। बरगलाना ही तो मोदी जी भी बरगला के ही जीत के आए थे। अगर बरगलाने में मोदी जी कामयाब हो गए थे और वो जीत गए थे, तो विपक्षी भी यही काम कर रहे हैं। आपका मानना ये है, क्योंकि ये आपका गेम है। 15 लाख तो भिजवा दीजिए लोगों के खाते में। बेड़ू जी, हम आपके पास कटारिया साहब 15 लाख तो भिजवा दीजिए लोगों के खाते में। भाई 6,000 रुपए ऑनलाइन, पहला प्रधानमंत्री देश का 5 पैसे किसान को आज तक किसी सरकार ने नहीं दिए।
पहली सरकार ऐसी जिसने ऑनलाइन ट्रांसफर करके सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए पेंशन दिया, फसल बीमा योजना के नाम पर सर किसानों को बचाने का काम किया, एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम किया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू करने का काम किया। जब आपने इतने सारे काम किया तो किसान क्यों फंड में मजबूर है बैठने के लिए? कहा खुले हमारे जो मैंने नीतियां बनाई थी उस पर काम करने का खालिद भाई ये कोई तरीका थोड़ी है। सुकांत जी जल्दी बोलिए। वेणु जी आप तो सहयोग करिए, कटारिया जी को तो टाइम किल करना है और ये नहीं किल नहीं करना, मैंने समझाया। अरे भाई मेरी रिक्वेस्ट आपसे आप जाओ किसी बॉर्डर पे जाके समझाओ तो मैं तो खालिद भाई जो मोदी जी को बीच में खड़े होकर बात करें, पता लग जाएगा सबको खालिद भाई कि कौन समझ रहा है कौन समझा रहा है। पर बंदूक चलाना चाहते हैं सुदेश जी, दूसरे को मौका दीजिए, जवाब सुन लीजिए। देखो खालिद भाई कटारिया साहब एक बात कहने के अतिरिक्त कि किसान ये भी किसान के हित में है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं, इनके किसी नेता के पास कुछ नहीं है। सही कहा नरेश कौशिक साहब ने कि कटारिया साहब, मुझे अपने बड़े कटारिया साहब की याद आ गई आपसे बात करते करते। हमारे जो एमपी है हमारा कटारिया साहब, हमारे बड़े कटारिया साहब, खालिद भाई अगर इनको किसान के हित में लगता है तो वो कहते हैं किसानों को कि कहीं और मर लेते कर लेते। किसानों के आप भाषा देखिए हमारे बड़े कटारिया साहब की, हमारे एमपी हैं अम्बाला में आए विकास कार्य करने और लोगों ने उनको घुसने नहीं दिया और कहते हैं किसानों को कहीं और मर लेते। एक व्यक्ति की आप भाषा देखिए अपने मंत्रियों की, आप भाषा देखिए अपने नेताओं की, उसके हित में कैसे होता है? किसानों का गला दबा रहे कांग्रेस पहले किसानों को मारना चाहती थी, इसका मतलब कांग्रेस किसानों को मारना चाहती थी, इसका मतलब ये है। बताइए वेणु जी। कटारिया जी आपको तो कुतर करने यहाँ पर बैठ करके और सिर्फ समय को खराब चाहता हूँ कि आप लोग एक कमेंट दे दें लास्ट में, ऐसा करेंगे तो फिर कोई इस बहस की कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सुकांत जी 1 मिनट में मुझे बताइए जल्दी से, 10 सेकंड मेरे पास है जो आपको मैं दे रहा हूं कि कम से कम ये बताइए कि किस तरह से समस्या का समाधान हो। ये सिर्फ किसान ऐसे आंदोलन करते नहीं रहेंगे, कोई तो समाधान होना चाहिए। खालिद भाई मैंने आपको पहले भी कहा कि सिर्फ किसान की समस्या नहीं है और इस किसान की समस्या का, इस आंदोलन का एकमात्र सम्मानजनक हल ये है कि ये बीजेपी की जो तानाशाह सरकार है, जो मोदी के रूप में जो एकंकारी तानाशाह शासक बैठा है, उसको विद इंस्टेंट इफेक्ट एकदम से इन तीनों बिलों को वापस ले लेना चाहिए। किसानों के साथ माफी मांगे। 10 सेकंड में एक विधायक की पार्टी वाला ये कहता है अगर किसानों के प्रतिनिधिमंडल, अरे एक भी व्यक्ति देश में कहता है तो आपको कर लेना चाहिए सर। अरे मैं क्या विधायक की बात होती है? 10 सेकंड मैं बता रहा हूं, टाइम नहीं है सर, प्लीज जल्दी से। किसानों के हित में है, आने वाले समय में आप देखना खालिद भाई सभी किसान खुश होंगे और किसानों के लिए क्रांतिकारी। कौशिक जी क्या ये हित में है किसान? बिल्कुल नहीं है, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। किसानों की तो छोड़ो, आम आदमी भी बर्बाद हो जाएगा, देश की किसानी बर्बाद हो जाएगी, अंबानी अदानी के हाथों में चली जाएगी, भी बर्बाद होगा। वेणु अग्रवाल जी आप बताइए, लास्ट कमेंट है 10 सेकंड में बताइए कि ये कानून किस तरह से जो है किसानों के लिए ये मैं कहना चाहूंगी कि यदि दूध को भट्टी पर रखो तो उसका उबलना निश्चित है ना, उसी तरह अगर किसान को रोष में आक्रोश में रखोगे तो सरकार का तख्तो ताज का पलटना निश्चित है। चलिए, आप तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल जो किसान हैं उन्होंने भारत बंद बुलाया है और इसको लेकर वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि बंद शांतिपूर्ण तरीके से हो। हालांकि 9 दिसंबर को फिर एक बार किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत होगी, लेकिन किसानों की एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। अब देखना है कि 9 दिसंबर को कोई बात बनती है या फिर एक अगली तारीख मिलती है। फिलहाल इस खास